वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कहानी माँ देवी के नाम। आज की कहानी का नाम है देवी स्वरूपा। ये कहानी एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की साक्षी की है, जो अचानक रात को आए एक फ़ोन से मुसीबत में आ चुकी थी और बेहद घबराई हुई थी और एक मंदिर में परेशान होकर बैठी थी। तभी एक आवाज़ आई, साक्षी, मैं जानकी। चेहरा पढ़कर किसी के बारे में क्या क्या बताया जा सकता है, इसी पर काम कर रही हूँ। इस काम में किताबी ज्ञान से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने, उन्हें समझने से बहुत कुछ जाना जा सकता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारे चेहरे में भी असंतोष, परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। शायद तुम बताना ना चाहो, लेकिन बाहर से हंसता मुस्कुराता चेहरा और खूबसूरत दिल अंदर से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है साक्षी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? साक्षी उसे हैरान भावों से देखती रह गई। बीती रात की कोई घटना उसके चेहरे को डरा हुआ बना रही थी। वह ना जाने कौन सी दुनिया में खोकर रह गई थी। साक्षी, साक्षी, जानकी ने उसको कंधों से झंझोरा। साक्षी जैसे होश में आई, अचानक उसका ध्यान टूटा और जानकी की तरफ देखते ही उसकी आंखों से मोतियों की लड़ियां बह निकली। उन्होंने साक्षी को गले से लगा लिया। थोड़ा सुबकने के बाद आंसूपूर्ण साक्षी ने अपनापन पाकर जानकी जी को बीती रात का किस्सा सुनाया। उसने कहा, कल रात जब मैं सोने चली तो रात में गनगना उठे फोन ने मुझे सोने नहीं दिया। करीब 11:45 का समय था। इतनी रात को बज उठे फोन से पहले ही मेरी हालत खराब थी। मन में ना जाने कैसे कैसे हालात आ जा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से मेरा कलेजा कांप रहा था। मेरी रूममेट सो चुकी थी। मन ना हुआ कि उसे उठा दूं। कल की परीक्षा की सोचकर मैंने उसे नहीं जगाया और फोन उठाने चल पड़ी। फोन पर एक भारी भरकम आवाज, जिसे मैं पहचानती नहीं थी, सुनकर कलेजा मुंह को आने लगा। किसी पुरुष की आवाज थी। उसने मेरा नाम लेकर संबोधित किया और कहा, साक्षी, मैं इस मेडिकल कॉलेज का रिटायर्ड चेयरपर्सन हूँ। मैं कल तुम्हारे पास एक लड़की को भेजूंगा। उसे किसी भी कमरे में जगह नहीं मिल पा रही है। वैसे तो एक कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें कल जाकर वार्डन से बात करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि यह मेरी छोटी बहन है, बीमार है, घर पर कोई नहीं है, कुछ समय के लिए ही ये मेरे साथ मेरे पास रहेगी। कृपया इसे मेरे रूम में रहने की अनुमति दी जाए। मेरे पूछने पर कि आपका क्या नाम है, वह लड़की कौन है और आप उसे यहाँ क्यों रखना चाहते हैं, उस आवाज ने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया और कहा, समय आने पर तुम्हें सारी बातें बता दी जाएंगी। अगर तुमने मेरी बात की जानकारी किसी को दी तो तुम्हारा भाई, जो मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र है, जिसका नाम अमित है, उसके साथ कोई घटना घट जाए तो फिर मत कहना। ऐसी धमकी भरी आवाज से मेरी नींद उड़ गई। मेरे मुंह से शब्द ही ना निकलने। वह मेरे भाई का नाम भी ले रहा था। उसे यह भी पता था कि मेरा भाई सेकेंड ईयर में है। मुझे लगा जैसे मेरे मुंह पर पट्टी बांध गई है और हाथ पैर बांधकर डाल दिए गए हैं। मैं अपने आप को बहुत ही लाचार और कमजोर महसूस कर रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने हाँ कर दी। उधर से आवाज आई, शाबाश, ठीक है, मैं कल 12 बजे दोपहर को शबनम को तुम्हारे रूम में भेज दूंगा। खबरदार, इस बारे में किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसी बात से मैं बहुत परेशान हूँ आंटी, और मैं यहाँ मंदिर में मन हल्का करने के लिए आकर बैठ गई थी और मुझे आप मिल गई। ना चाहते हुए भी सारी बातें आपको बता गई। अब आप ही मेरी समस्या का कोई हल निकालिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है।
कल से मेरी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जानकी जी ने कुछ पल सोचा और साक्षी से कहा कि तुम निश्चित होकर अपने हॉस्टल जाओ और अपने भाई की भी चिंता मत करना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फ़ोन करूँगी। अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखकर मुझे दे जाओ। साक्षी ने जानकी जी को अपना फ़ोन नंबर कागज़ पर लिखकर डरते डरते दे दिया। वह एक भयभीत हिरनी की सी लग रही थी जो शेर की दहाड़ से घबरा उठी थी। साक्षी ने एक आशा की किरण के साथ मेरा चेहरा देखा और उम्मीद का दामन थाम स्कूटर स्टार्ट करके अपने हॉस्टल चली गई। वह नहीं जानती थी कि जानकी सीआईडी विभाग से थी। आनन फानन में अपने विभाग की मदद से जानकी जी ने फ़ोन कॉल के ज़रिए और आवाज़ की रिकॉर्डिंग से उस शख्स को ढूंढ निकाला। वह शख्स और कोई नहीं, एक शातिर हत्यारा था। वह लड़कियों की हत्या करना उसका विशेष शौक था। वह एक मानसिक रोगी के साथ समान था। यह महिला जो हॉस्टल में रहने वाली थी उसकी मदद करती थी इन कामों में। बदले में वह उसे मोटी रकम अदा करता था। पता नहीं क्या घटना साक्षी के साथ घटने वाली थी जो देवदूत बनी जानकी जी ने कुछ ही पल में टाल दी थी। जैसे ही वह महिला हॉस्टल पहुंची, पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसकी मदद से उस हत्यारे को भी ढूंढ लिया गया जो कि एक इनामी हत्यारा था। साक्षी जैसी हजारों लड़कियों की जिंदगी को इस आदमी से खतरा था जो अब टल चुका था। साक्षी उसी जगह जाकर उस आंटी को खोजती रही जो कल शक्ति का अवतार बनकर उसकी परेशानी का हल बनकर प्रकट हुई थी। लेकिन आज कहीं भी वो पुण्य आत्मा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। और साक्षी को एक बात याद आया कि वो जानकी आंटी मुझे पहली बार मिली थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। शायद वह देवी का अंश था जो साक्षी की मदद करने के लिए धरती पर आई थी। दोस्तों, देवी माँ सबकी मुसीबतों का हल करती हैं। अगर सच्चे मन से चाहो और आप सही हो तो माँ आपकी रक्षा जरूर करती है। साक्षी भी अपनी मदद के लिए माता रानी के मंदिर गई। शायद वो माँ का स्वरूप ही थी जो उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गई। आई होप आप सबके नवरात्रि अच्छे चल रहे हों। माता रानी की कृपा आप पर भी बनी रहे और आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। चलिए, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल को नहीं किया, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।